ड्रीम्स डू नॉट अलाउ यू टू स्लीप। सपने वो हैं जो आपको नींद ना आने दें। If you think you can win, you can. It is only you should have faith in yourself, and if you have faith, you will naturally try to achieve your goal. ये जो 2 साल बताया गोयल साहब ने, ये वास्तव में जरूरी बात है आपके लिए कि ये 2 साल आपकी जिंदगी बन सकती है। आपने एक ऐसी रोशनी की किरण दिखाई है, इन बच्चों को हौसला दे करके, इन बच्चों को प्राइज दे करके, एक फिजिक्स सब्जेक्ट के हिसाब से लगा लीजिए, अपने नाम के हिसाब से लगा लीजिए, आप बहुत बधाई के पात्र हैं। Physics Point has organized today for awarding the teacher. It is really a great step taken by the Physics Point. A very huge round of applause for them, please. We live the life that we like and we're ready for action. You're damn right, 'cause we are the kings of our world that we choose and the roads that we cruise. So now all ya behold, kings of the world, kings of the world. अपने जहां के हम बादशाह हैं, मस्ती भरा ये अपना जहां है। अपने जहां के हम बादशाह हैं, मस्ती भरा ये अपना जहां है। हमको यहाँ से रुखसत किया है, खुशियों से हमको फुर्सत कहाँ है। अपने जहाँ के हम बादशाह हैं, मस्ती भरा ये अपना जहाँ है। तूने जो की है बेटे, जब भी शरारत कोई मैं भी हूँ शामिल हुआ। आहा, आहा। हे, मस्ती से जीने का आता है मजा, जो तुमसे ही हासिल हुआ। आहा, आहा। फिर से मैं दीवाना हो गया। रिश्ता था याराना हो गया। आप भी यहाँ आ सकते हैं। सिर्फ 2 स्टेप यहाँ पे दिखाई भी दे रहे हैं, और वो 2 स्टेप सिर्फ यही है, +1 एंड +2। जब मैं एडमिशन लेके आया था तो मेरे पेरेंट्स की आंखों में आंसू थे, मेरी आंखों में नहीं थे। और लास्ट ईयर जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मेरे पेरेंट्स की मेरी आंखों में आंसू थे। विल पावर और डिटर्मिनेशन, ये 2 चीज़ें के अंदर है तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। तो सर ने लाइंस लिखवाई हैं, वो मेरे घर पे एक चार्ट पे बड़ी सी लाइनें लिखी हुई थी पहले से, ताकि मैं घर में ज़्यादा दिखता था कि ओके आई हैव टू डू दिस, माय एम इज दिस। मैं सिर्फ 2 ही बातें कहना चाहूँगा कि नेवर अफ्रेड ऑफ डूइंग मिस्टेक बट ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, एंड सेकेंड जस्ट डोंट फोकस ऑन योर गोल, लव इट so much that your heart beat for it, and it says every day, every single moment, yes, I'm going to achieve it. आप एक ऐसी रूटीन क्रिएट करेंगे और हम जिंदगी भर हमें उसको याद रखना है। आपका मैं साथ बोल रहे हैं, आई विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ, आई विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ, आई विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ।
द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन? इसका आंसर होगा टाउ इक्वल टू आई अल्फा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड फोर्स? इसका आंसर होगा वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, और स्केलर फॉर्म में हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर इंपल्स एंड एंगुलर मोमेंटम? इसका आंसर होगा एंगुलर इंपल्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज वर्क डन बाय टॉर्क? इसका आंसर होगा वर्क इक्वल टू टाउ डॉट थीटा। यहां पर थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क? इसका आंसर होगा पावर इज इक्वल टू टाउ डॉट ओमेगा। यहां पर ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? इसका आंसर होगा अगर किसी सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोटेशनल फॉर्म? इसका आंसर होगा नेट वर्क डन बाय ऑल टॉर्क बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं W net by all torque is equals to change in rotational kinetic energy। क्वेश्चन है कि एंगुलर मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है? तो इसका आंसर है वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन है कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है? तो इसका आंसर है एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हमेशा ही एंगुलर वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में होती है। क्वेश्चन है कि एंगुलर मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है? तो इसका आंसर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है? तो इसका आंसर है ml की पावर 2 t-1। क्वेश्चन है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है? तो इसका आंसर है स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? तो इसका आंसर है जूल। क्वेश्चन है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? तो इसका आंसर है ml2 t-2। If initially a man and disc are at rest and man moves angle theta with respect to disc, then what is the angular displacement of disc? क्वेश्चन है कि शुरू में एक मैन और डिस्क दोनों रेस्ट में है। अगर ये मैन इस डिस्क के ऊपर थीटा की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है और ये थीटा की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्क के रिस्पेक्ट में ही है, तो आपको ये बताना है कि इस डिस्क की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्क इज इक्वल टू माइनस साइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैन इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन डिवाइडेड बाय टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। If initially a man and disc are at rest and man start moving with angular velocity omega with respect to disc, then what is the angular velocity of disc with respect to ground? क्वेश्चन है कि एक मैन और एक डिस्क इनिशियली दोनों रेस्ट में हैं और ये जो मैन है वो डिस्क के रिस्पेक्ट में ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से चलना शुरू करता है। आपको ये बताना है कि डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो इसका आंसर है angular velocity of the disc is equal to minus moment of inertia of the man into angular velocity of the man divided by total moment of inertia. What is pure translational motion? इसका आंसर होगा if all points of a body have same velocity during its motion, then the motion of the body is said to be pure translational. यानी कि एक बॉडी है और उसके सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो ऐसे केस के अंदर उस बॉडी की मोशन को कहेंगे प्योर ट्रांसलेशनल। जैसे कि यहां पर एक बॉडी दिखाई गई है, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, इसके अपर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी और बॉटम मोस्ट पॉइंट सभी की वेलोसिटी v नोट है। इवन ये तीन ही नहीं, सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी v नोट है।
तो हम इस बॉडी की मोशन को प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। व्हाट इज प्योर रोटेशनल मोशन? इसका आंसर होगा इफ वन पॉइंट ऑफ ए बॉडी इज एट रेस्ट and all other points are revolving around it on the circular path, then the motion of the body is said to be pure rotational motion. अगर किसी बॉडी का कोई एक पॉइंट तो रेस्ट में रहे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे, और बाकी सारे पॉइंट्स उस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर पाथ में घूमे, तो हम ये कहेंगे कि वो वाली बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन में है। जैसे कि यहां पर एग्जांपल के थ्रू दिखाया गया है, यहां पर इस बॉडी का सेंटर रेस्ट में है और ये वाली बॉडी सिर्फ घूम रही है, चल नहीं रही, एक ही जगह पर रहते हुए घूम रही है, तो इस बॉडी की मोशन को कहेंगे प्योर रोटेशनल मोशन। व्हाट इज प्योर रोलिंग मोशन? इसका आंसर होगा इट इज ए स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन इन सच ए वे दैट बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक बॉडी है, उसके पास ट्रांसलेशनल मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है, कुछ इस तरीके से कि बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी ग्राउंड की रिस्पेक्ट में हमेशा जीरो है, तो ऐसी मोशन को कहेंगे प्योर रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग मोशन के लिए कंडीशन होती है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहां पर v है बॉडी की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, या फिर दूसरे शब्दों में सेंटर की वेलोसिटी, और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। What is the condition for pure rolling, forward slipping and backward slipping of a regular body? इसका आंसर होगा, मान लेते हैं कि एक बॉडी है जिसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इस केस में अगर v इक्वल टू आर ओमेगा हो जाए तो वो बॉडी प्योर रोलिंग मोशन में होगी, और अगर v ग्रेटर देन आर ओमेगा हो जाए तो ये वाली बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करेगी, और अगर इसमें आर ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन v हो जाए तो ऐसे केस में ये बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर स्लिप करेगी। What is the condition in which a disc is in pure rolling motion on a moving platform? क्वेश्चन है कि एक डिस्क है जिसके पास ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी है v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ये एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखी हुई है और प्लेटफॉर्म की खुद की वेलोसिटी सपोज vp है। तो आपको ये बताना है कि यहां पर क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये वाली डिस्क प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में रोल करे। तो इसका आंसर होगा डिस्क के बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी प्लेन की वेलोसिटी के बराबर कर दो, डिस्क प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में रोल करेगी। यहां पर डिस्क के बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होगी v माइनस आर ओमेगा, यानी कि v माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू vp। In case of pure rolling motion on ground, center of regular body have velocity v naught. What is the velocity of uppermost point of body? क्वेश्चन है कि एक रेगुलर बॉडी है और ये ग्राउंड के ऊपर रोल कर रही है, इसके सेंटर की वेलोसिटी है v नॉट। आपको ये बताना है कि बॉडी के अपर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, तो इसका आंसर होगा 2v नॉट। If a body rolls over a surface and velocity of its center is v naught, then what is the total kinetic energy of body? क्वेश्चन है कि एक बॉडी है जो कि किसी सरफेस के ऊपर रोल कर रही है और इसके सेंटर की वेलोसिटी है v नॉट। आपको यह बताना है कि उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो इसका आंसर है हाफ m v नॉट स्क्वायर इनटू बीटा प्लस 1। यहां पर m इज द मास ऑफ द बॉडी, v नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ द बॉडी, एंड बीटा की वैल्यू रिंग के लिए होती है 1, डिस्क के लिए 1/2, होलो स्फीयर के लिए 2/3, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5। If a body is released from height h on a rough inclined plane and body rolls during its whole motion, then what is the velocity of body at bottommost point? क्वेश्चन है कि एक बॉडी है जिसको h की वर्टिकल हाइट से छोड़ दिया गया एक रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, और ये वाली बॉडी रोल करते हुए नीचे आ रही है। आपको ये बताना है इस बॉडी की वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट पर क्या होगी, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट पर क्या होगी, तो इसका आंसर है √2gh by बीटा प्लस 1। A wheel rolls on a rough surface. What is the distance traveled by any point of wheel during one complete rotation? क्वेश्चन है
कि एक व्हील है वो ग्राउंड के ऊपर प्योर रोलिंग मोशन में है, आपको यह बताना है कि व्हील का कोई भी पॉइंट एक कंप्लीट रोटेशन के दौरान कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो इसका आंसर है 8r। यहां पर r है रेडियस ऑफ द व्हील। A disc is rotating with a constant angular velocity omega naught. A similar disc is placed on it and both rotate with common angular velocity after some time. What is the common angular velocity? क्वेश्चन है कि एक डिस्क है वो ओमेगा नोट की एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, ठीक एक वैसी ही डिस्क उसके ऊपर जस्ट रख दी गई, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि सेम है। अब थोड़ी सी देर के बाद दोनों एक कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से घूमना शुरू हो गई, आपको यह बताना है कि वो कॉमन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो इसका आंसर है ओमेगा नोट बाय 2। A translating body suddenly come in contact with rough horizontal surface. What is the angular acceleration of the body? क्वेश्चन है कि एक रेगुलर बॉडी है जो कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में है और उसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v नोट है। पहले वो एक स्मूथ सरफेस पे मूव कर रही थी, अचानक ये रफ सरफेस के कांटेक्ट में आ जाती है। तो आपको ये बताना है कि जैसे ये रफ सरफेस के कांटेक्ट में आएगी इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इसका आंसर है म्यू जी बाय बीटा आर। यहां पर म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और आर है रेडियस ऑफ द बॉडी। A regular body is thrown with translational velocity v naught on a rough surface. After some time, it start rolling. What is the velocity of body after rolling start? Question है, एक बॉडी है जिसे v नोट की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी से रफ सरफेस पर फेंक दिया गया, कुछ देर बाद वो बॉडी रोलिंग मोशन करना शुरू कर देगी। आपको यह बताना है कि जब वो प्योर रोलिंग मोशन में आ जाएगी तो उसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी क्या होगी। तो इसका आंसर है v नोट बाय बीटा प्लस 1। A regular body is in pure rotational motion with angular velocity omega naught. It suddenly come in contact with rough horizontal surface. After some time, it start rolling. What is the translational velocity of body after start rolling? क्वेश्चन है कि एक रेगुलर बॉडी है वो ओमेगा नोट की एंगुलर वेलोसिटी से प्योर रोटेशनल मोशन में है, वो अचानक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के कांटेक्ट में आ जाती है और वो कुछ देर बाद प्योर रोलिंग करना शुरू कर देगी। आपको यह बताना है कि जब प्योर रोलिंग मोशन शुरू हो जाएगी तो उसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी क्या होगी। तो इसका आंसर है बीटा बाय बीटा प्लस 1 इंटू आर ओमेगा नोट। A force F is applied on center of a ring placed on a rough horizontal surface. What is the friction force acting on it if the ring start rolling after application of force? क्वेश्चन है कि एक रिंग है वो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है, उसके सेंटर पर एक F का फोर्स लगाया गया। आपको यह बताना है कि अगर ये रिंग रोल करना शुरू कर देती है तो इसके ऊपर कितना फ्रिक्शन लगेगा। तो इसका आंसर है F by 2। A force F is applied on center of a disc placed on a rough horizontal surface. What is the friction force acting on it if disc start rolling after application of force? क्वेश्चन है कि एक डिस्क है वो एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है, उसके सेंटर पर एक F का फोर्स अप्लाई किया गया। आपको यह बताना है कि फोर्स के एप्लीकेशन के बाद अगर डिस्क रोल करना शुरू कर देती है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन कितना लगा होगा। तो इसका आंसर है F by 3। A force F is applied on center of a hollow sphere placed on a rough horizontal surface. What is the friction force acting on it if hollow sphere start rolling after application of force? क्वेश्चन है कि एक hollow sphere है वो एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, उसके सेंटर पर एक F का फोर्स लगाया गया और फोर्स के लगने से वो रोल करना शुरू हो गया। आपको यह बताना है कि उसके ऊपर फ्रिक्शन कितना लगा होगा। तो इसका आंसर है 2 by 5F। A force F is applied on center of a solid sphere placed on a rough horizontal surface.
What is the friction force acting on it if solid sphere start rolling after application of force? क्वेश्चन है कि एक सॉलिड स्फीयर है, वो एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, उसके सेंटर पर एक F का फोर्स लगाया गया और फोर्स लगने से ये रोल करना शुरू हो गया। आपको ये बताना है कि इस सॉलिड स्फीयर पर फ्रिक्शन कितना लगा होगा, तो इसका आंसर है 2/7F। Force F is applied on center of a regular body placed on a rough horizontal surface. What is the friction force acting on it if regular body start rolling after application of force? क्वेश्चन है कि एक रेगुलर बॉडी है जो कि एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है, इसके सेंटर पर एक F का फोर्स लगाया गया और फोर्स लगने के बाद ये रोल करना शुरू हो गई। आपको ये बताना है कि इसके ऊपर फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो इसका आंसर है बीटा F बाई बीटा प्लस 1। यहां पर बीटा की वैल्यू रिंग के लिए होगी 1, डिस्क के लिए होगी 1/2, हॉलो स्फीयर के लिए होगी 2/3, सॉलिड स्फीयर के लिए होगी 2/5। A force F is applied on center of a regular body placed on a rough horizontal surface. What is the condition for the pure rolling? क्वेश्चन है कि एक रेगुलर बॉडी है जो कि एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। उस बॉडी के सेंटर पर एक F का फोर्स अप्लाई किया गया। आपको यह बताना है कि क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये वाली बॉडी इस रफ सरफेस पर रोल करे, ना कि स्लिप करे। इसका आंसर है म्यू mg मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा F बाई बीटा प्लस 1। A body is just released from a rough inclined plane. What is the condition for which body rolls on rough inclined plane? क्वेश्चन है कि एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, और इसके ऊपर से एक रेगुलर बॉडी को जस्ट रिलीज कर दिया गया। आपको यह बताना है कि क्या कंडीशन होनी चाहिए ताकि ये वाली बॉडी इस रफ इंक्लाइंड प्लेन पर रोल करे, यानी कि स्लिप ना करे। तो इसका आंसर है म्यू mg cos theta must be greater than or equal to beta by beta plus 1 into mg sin theta. A body is just released from a rough inclined plane. What is the acceleration of the body if it rolls on the rough inclined plane? क्वेश्चन है कि एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, इसके ऊपर एक बॉडी को जस्ट रिलीज कर दिया गया। आपको यह बताना है कि अगर ये वाली बॉडी रोल करते हुए नीचे आती है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो इसका आंसर है g sin थीटा बाय बीटा प्लस 1। रोलिंग फ्रिक्शन इज ए कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? इसका आंसर है कंजर्वेटिव फोर्स। रेगुलर बॉडी इज प्लेस्ड एट रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। At what height h from the center of body a force must be applied so that body rolls without any friction? क्वेश्चन है कि एक रेगुलर बॉडी है जिसका रेडियस है r, वो एक स्मूथ सरफेस पर रेस्ट में रखी हुई है। आपको यह बताना है कि हम सेंटर से कितनी हाइट पर फोर्स अप्लाई करें कि ये रोल करना शुरू कर दे बिना किसी फ्रिक्शन के, तो इसका आंसर है बीटा r की हाइट पर। A regular body is placed at rest on a smooth horizontal surface. At what height from the center of body a force must be applied so that body starts slipping backward? क्वेश्चन है कि एक रेगुलर बॉडी है जिसका रेडियस है कैपिटल R और वो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है। आपको यह बताना है कि उसके सेंटर से कितनी हाइट पर फोर्स लगाएं कि वो वाली बॉडी बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लीपिंग शुरू कर दे, तो इसका आंसर है height must be greater than beta r. A regular body is placed at rest on a smooth horizontal surface. At what height from the center of body a force must be applied so that body starts slipping forward? क्वेश्चन है कि एक रेगुलर बॉडी है वो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है, उसका रेडियस है कैपिटल R। आपको यह बताना है कि हम सेंटर से कितनी हाइट पर फोर्स लगाएं कि वो वाली बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करना शुरू कर दे, तो इसका आंसर है हाइट मस्ट बी लेस देन बीटा r। A particle of mass m is rotating about an axis. What is the relation between angular momentum and aerial velocity of the particle?
क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है m मास का, वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। जरूरी नहीं है कि वो सर्कुलर पाथ पर ही रोटेट कर रहा है, आपको यह बताना है कि उसके एंगुलर मोमेंटम और एरियल वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो इसका आंसर है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 2 इंटू मास इंटू एरियल वेलोसिटी। व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? इसका आंसर होगा every two bodies in this universe attract each other with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं एक फोर्स के साथ, और वो वाला जो फोर्स है वो उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशन? इसका आंसर होगा attractive force exerted by any two bodies on each other due to their masses is called gravitational force or gravitation। पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे पर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगाती हैं अपने मासेस की वजह से, उस फोर्स को ही ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशन कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशन वर्ड का मतलब एक ही है। ग्रेविटेशन वर्ड इज द निकनेम ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। What is the value of gravitational force? इसका आंसर होगा gravitational force is always equal to capital G m1 m2 by r square। यहां पर m1 m2 दोनों बॉडीज का मास है, r गैप बिटवीन द टू मासेस है, और कैपिटल G है यहां पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल G की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -11, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, और जो डायमेंशन होती है कैपिटल G की वो होती है m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2। डिफाइन कैपिटल G। जैसा कि हमें पता है कि f इज इक्वल टू g m1 m2 by r स्क्वायर होता है, तो g की वैल्यू हो जाएगी fr स्क्वायर by m1 m2। अगर हम यहां पर m1 और m2 दोनों की वैल्यू 1 और 1 पुट कर दें और r की वैल्यू भी 1 पुट कर दें तो कैपिटल G की वैल्यू f के बराबर आ जाएगी। यानी कि कैपिटल G की डेफिनेशन होगी कि अगर दो मासेस हैं, दोनों का मास 1 kg है और उनके बीच का गैप 1 मीटर है, तो वो जो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे उस फोर्स की वैल्यू कैपिटल G के बराबर हो जाएगी। यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द टू मासेस ईच ऑफ 1 kg एंड सेपरेटेड बाय 1 मीटर इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल G। व्हाट इज ग्रेविटी? इसका आंसर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय टू बॉडीज ऑन ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटी इफ वन ऑफ देम इज अर्थ। यानी कि दो बॉडीज एक दूसरे पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती हैं उसे ही ग्रेविटी कहेंगे अगर उन दोनों में से कोई एक अर्थ है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G? इसका आंसर होगा स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G me अपॉन r स्क्वायर। यहां पर स्मॉल g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, me है मास ऑफ अर्थ और r है रेडियस ऑफ अर्थ। यहां पर G, me और r तीनों कांस्टेंट हैं। इन तीनों की वैल्यूज पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.81। इस प्रकार स्मॉल g की वैल्यू होती है 9.81 के बराबर है। स्मॉल g की यूनिट यहां पर आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं और न्यूटन पर केजी भी लिखा जा सकता है। डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसका आंसर होगा नंबर ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट वेयर यूनिट एरिया इज ड्रॉन। इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर केजी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट मास?
क्वेश्चन है कि एक पॉइंट मास है, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा किसी पॉइंट पर ही डिफाइंड है। जैसे कि यहां पर एक मास रखा हुआ है और हमें इस पॉइंट पर अगर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी gm/r²। कैपिटल G यहां पर कांस्टेंट है, m इज मास ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच वी आर फाइंडिंग द ग्रेविटेशनल फील्ड, और r है यहां पर इस मास और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए मास इज रेडियली इनवर्ड और रेडियली आउटवर्ड। क्वेश्चन है कि एक मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड रेडियली इनवर्ड होता है या फिर रेडियली आउटवर्ड होता है, तो इसका आंसर है ऑलवेज रेडियली इनवर्ड। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आपको यह बताना है कि सेंट्रोइड और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो इसका आंसर है a/√3। यहां पर a है साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड वर्टेक्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। क्वेश्चन है कि एक रेगुलर हेक्सागोन है, आपको यह बताना है कि उसके सेंट्रोइड और किसी एक वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो इसका आंसर है a के बराबर, और यहां पर a है साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। What is the value of gravitational field due to an infinite wire? इनफाइनाइट वायर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है। इसका आंसर होगा, मान लेते हैं कि एक इनफाइनाइट वायर है, इसकी लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा, और हमें इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, तो इसका आंसर होगा 2g λ/r। यहां पर लैम्डा है इसकी लीनियर मास डेंसिटी और r है इस पॉइंट की वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। What is the value of gravitational field at the center of an arc? क्वेश्चन है कि एक आर्क है जिसकी लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा, उसका रेडियस है कैपिटल R और एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द सेंटर है फाई। हमें इस आर्क की वजह से सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू बतानी है, तो इसका आंसर होगा 2g λ/r sin φ/2। What is the value of gravitational field at the center of a ring? क्वेश्चन है कि एक रिंग है और इसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी लीनियर मास डेंसिटी सपोज लैम्डा है और लैम्डा की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, हमें इसके सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है, तो इसका आंसर होगा 0। What is the value of gravitational field at the axis of a ring? क्वेश्चन है कि एक रिंग है जिसका मास है m, रेडियस है r, और हमें इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू बतानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा gmx/r² + x² की पावर 3/2। What is the value of gravitational field due to infinite sheet? क्वेश्चन है कि एक इनफाइनाइट शीट है जिसकी सरफेस मास डेंसिटी है सिग्मा, और हमें इसकी वजह से r डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू बतानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2πg सिग्मा। यहां पर सिग्मा है सरफेस मास डेंसिटी और ये वाला ग्रेविटेशनल फील्ड कभी भी r पर डिपेंड नहीं करता। What is the value of gravitational field at the center of hollow sphere? क्वेश्चन है कि एक hollow sphere है जिसका मास है m और रेडियस है r, हमें उसके सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू बतानी है, तो इसका आंसर होगा 0। What is the value of gravitational field at any point inside the hollow sphere? क्वेश्चन है कि एक hollow sphere है जिसका मास है m, रेडियस है r, हमें यह बताना है कि इसके अंदर के किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो इसका आंसर है 0। अंदर दिखाए गए सभी पॉइंट्स पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, और ये दिखाए गए पॉइंट्स ही नहीं बल्कि कोई भी पॉइंट हो अंदर हॉलो स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू हमेशा ही 0 होती है। What is the value of gravitational field at the surface of hollow sphere? क्वेश्चन है कि एक hollow sphere है जिसका मास है m और रेडियस है r, हमें इसके सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू बतानी है।
तो इसका आंसर होगा gm अपॉन में r स्क्वायर। यहां पर m है मास ऑफ स्फीयर और r है रेडियस ऑफ स्फीयर, और इस ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड द होलो स्फीयर? क्वेश्चन है कि एक होलो स्फीयर है जिसका मास है m और रेडियस है r। हमें बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है। बाहर एक पॉइंट दिखाया गया है, इस पॉइंट और सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r। तो इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा gm अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। ड्रॉ g वर्सेस r ग्राफ इन केस ऑफ होलो स्फीयर। क्वेश्चन है कि ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस r का ग्राफ ड्रॉ करना है आपको होलो स्फीयर के केस में। तो देखिए इसका ग्राफ ऐसा होगा, इसमें r इक्वल टू 0 पर, यानी कि सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, और r इक्वल टू कैपिटल R तक, यानी कि सरफेस तक, सेंटर से लेके सरफेस तक ग्रेविटेशनल फील्ड लगातार 0 रहेगा। एट सरफेस एकदम से gm अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद जैसे जैसे सरफेस से दूर जाते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू घटती चली जाएगी। What is the value of gravitational field at center of solid sphere? क्वेश्चन है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है m और रेडियस है r। आपको उसके सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा ये बताना है। इसका आंसर है ऑलवेज 0। What is the value of gravitational field inside the solid sphere? क्वेश्चन है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है m और रेडियस है कैपिटल R। हमें इसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है। सपोज यहां पर अंदर एक पॉइंट है जो कि सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पर है, और हमें यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है। तो इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा gm स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R क्यूब। यहां पे स्मॉल r है इस पॉइंट और सेंटर के बीच की डिस्टेंस, और कैपिटल R है इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस। What is the value of gravitational field at the surface of solid sphere? क्वेश्चन है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है m और रेडियस है r। हमें उसके सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है। तो इसके सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा gm अपॉन r स्क्वायर। यहां पर m है मास ऑफ द स्फीयर और r है रेडियस ऑफ द स्फीयर। होलो स्फीयर के सरफेस पर और सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर, दोनों के सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला सेम होता है। What is the value of gravitational field outside the solid sphere? क्वेश्चन है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है m और रेडियस है r। स्फीयर के बाहर एक पॉइंट है जो कि सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पर है। हमें इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो इसका आंसर होगा gm अपॉन r स्क्वायर। यहां पर m है मास ऑफ द स्फीयर और r है सेंटर और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ये वाला ग्रेविटेशनल फील्ड रेडियली इनवर्ड होगा। ड्रॉ g वर्सेस r ग्राफ इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर। क्वेश्चन है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है m और रेडियस है कैपिटल R। हमें उसका ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस r का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए उसका ग्राफ ऐसा होगा, r इक्वल टू 0 पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 होगी, यानी कि सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 होगी, और सेंटर से लेकर सरफेस तक ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू r के साथ लीनियरली बढ़ेगी, यानी कि r के साथ साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और उसके बाद r इक्वल टू कैपिटल R पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और r इक्वल टू कैपिटल R यानी कि सरफेस के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू घटती चली जाती है, और ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होती है, और इन्फिनिटी तक जाने पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। If a body of mass m is placed in an external gravitational field z, then how much force is experienced by the body? क्वेश्चन है कि एक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है z का, इसके अंदर एक बॉडी रख दी गई m मास की, तो आपको यह बताना है कि इस बॉडी पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो इसका आंसर है mg के बराबर, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। What is the mass, radius and density of Earth? इसका आंसर होगा mass of Earth is equal to 6 into 10 raised to 24 kg, radius of Earth 6400 किलोमीटर,
Density of Earth 5.5 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube. How the value of acceleration due to gravity changes as we go from equator to pole. क्वेश्चन है, अर्थ के केस में अगर कोई इक्वेटर से लेकर पोल तक जाए तो ऐसे केस में ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू किस प्रकार चेंज होती है? तो इसका आंसर है बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। देखिए, इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा मिनिमम होता है और पोल पर हमेशा मैक्सिमम होता है, तो इक्वेटर से लेकर पोल तक जाने पर हमेशा ही इंक्रीज होती है। What is the value of gravitational field at surface of Earth? क्वेश्चन है कि अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ को हम लोग जीएस से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी वैल्यू होती है GME अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर ME है मास ऑफ अर्थ, R है रेडियस ऑफ अर्थ। इसको सोल्व करने पर इसकी वैल्यू आती है 9.81 न्यूटन पर केजी। What is the value of gravitational field at height h above the surface of Earth? क्वेश्चन है कि अर्थ के सरफेस से h हाइट पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो इसका आंसर है GS इंटू 1 माइनस 2h बाई RE। लेकिन ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब h की वैल्यू लेस देन 500 किलोमीटर है। इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है GME अपॉन RE प्लस h का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला तब लगता है जब h की वैल्यू ग्रेटर देन 500 किलोमीटर है। What is the value of gravitational field at depth h from the surface of Earth? क्वेश्चन है कि अर्थ के सरफेस से h डेप्थ पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। तो इसका आंसर है GS इंटू 1 माइनस h बाई RE। What is the value of gravitational field at a height equal to radius of Earth from the surface of Earth? क्वेश्चन है कि अर्थ के सरफेस से RE ऊपर चले जाएं, यानी कि अर्थ के सरफेस से 6400 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, तो वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो इसका आंसर है GS बाई 4, यानी कि अर्थ के सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका 1/4 हो जाएगी वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू। What is the meaning of latitude of a place on Earth? क्वेश्चन है कि लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है। इसका आंसर होगा latitude is defined as the angle which the line joining to the center of Earth makes with the equatorial plane. इसका मतलब क्या है? देखिए, अर्थ के सरफेस पर हर जगह का अलग अलग लैटिट्यूड होता है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर एक जगह दी गई है और हमें यहां का लैटिट्यूड निकालना है, तो आप इस जगह को सेंटर ऑफ अर्थ से मिला दीजिए। जो ज्वाइनिंग लाइन होगी, इस ज्वाइनिंग लाइन का इक्वेटोरियल प्लेन के साथ जो एंगल होगा, उस एंगल को ही इस जगह का लैटिट्यूड कहेंगे। लैटिट्यूड को हमेशा ही लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। लैम्डा की वैल्यू यानी कि लैटिट्यूड की वैल्यू अलग अलग जगह के लिए अलग अलग होती है। इक्वेटर के लिए लैम्डा की वैल्यू होती है 0 और पोल के लिए लैम्डा की वैल्यू होती है 90 डिग्री। What is the value of gravitational field at any general place of Earth having latitude lambda? नोट करके लिखा हुआ है also consider the effect of rotation of Earth। क्वेश्चन है, अर्थ के ऊपर एक पर्टिकुलर प्लेस है जहां का लैटिट्यूड है लैम्डा। आपको यह बताना है कि उस प्लेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो इसका आंसर होगा G माइनस RE ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। इसमें G है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ ऑन द सरफेस इफ इट डज नॉट कंसीडर दैट अर्थ इज रोटेटिंग, यानी कि अगर अर्थ रोटेट ना करे तो ऐसे केस में अर्थ के सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो है G। R है रेडियस ऑफ अर्थ, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, लैम्डा है लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस, लैटिट्यूड ऑफ गिवन प्लेस, और G डैश है अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो उस पर्टिकुलर प्लेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू है ये। What is the value of gravitational field at equator of Earth? क्वेश्चन है कि अर्थ के इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो इसका आंसर है G माइनस RE ओमेगा स्क्वायर।
यहां पर g है, अगर अर्थ रोटेट ना करे तो उस केस में इक्वेटर पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होना चाहिए वो है g। r ये रेडियस ऑफ अर्थ, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, और g डैश है अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो उस केस में इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू। What must be the angular velocity of Earth so that gravitational field at equator becomes zero? क्वेश्चन है कि अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो कि अर्थ के इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाए। तो इसका आंसर होगा √g/re। How many times angular velocity of Earth must be increased so that gravitational field at equator becomes zero? क्वेश्चन है अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी अभी जितनी है उसका कितने गुना बढ़ा दें कि इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाए। तो इसका आंसर होगा 17 टाइम्स। If angular velocity of Earth is increased, then what will be the effect on gravitational field at pole? क्वेश्चन है कि अगर अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा दिया जाए तो ऐसे केस में अर्थ के पोल पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका आंसर है नो इफेक्ट। डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसका आंसर होगा वर्क डन बाय एन एजेंट टू टेक ए मास ऑफ 1 kg फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पी पॉइंट विद कांस्टेंट स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पी पॉइंट। देखिए इसको हम दोबारा से समझते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर एक मास है फिक्स्ड है, ये तो इसकी प्रेजेंस में 1 kg का मास लेके आना, यानी कि ये तो यहीं पर रहेगा ही रहेगा, या फिर कोई और मास आसपास रहेगा वो फिक्स्ड है। अब इंफिनिटी से लेके पी पॉइंट तक एक 1 kg का मास अगर कोई एजेंट लेकर आता है, कांस्टेंट स्पीड से अगर लेकर आता है, तो उसे कुछ वर्क करना पड़ेगा और उस वर्क के अमाउंट को ही हम इस पी पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहेंगे। व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? इसका आंसर होगा, यूनिट होगी जूल पर केजी और डायमेंशन होगी L/T-2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉइंट मास? क्वेश्चन है कि एक पॉइंट मास है m, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? तो इसका आंसर है -gm/r। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ एन आर्क? क्वेश्चन है कि एक आर्क है जिसका मास है m, रेडियस है r, और ये आर्क सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रही है फाई का। हमें यह बताना है कि इसके सेंटर पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। तो इसका आंसर है -gm/r। यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू फाई पर डिपेंड नहीं करती। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए रिंग? क्वेश्चन है कि एक रिंग है जिसका मास है m और रेडियस है r, हमें उसके सेंटर पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। तो इसका आंसर है -gm/r। इसमें चाहे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, रिंग के सेंटर पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा यही रहेगा -gm/r। What is the value of gravitational potential at a distance x from the center on the axis of ring? क्वेश्चन है कि एक रिंग है जिसका मास है m और रेडियस है r। आपको यह बताना है कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर एक p पॉइंट है, इस p पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। तो इसका आंसर है -gm/r² + x² का अंडर रूट। What is the value of gravitational potential at the center of a hollow sphere? क्वेश्चन है कि एक होलो स्फीयर है जिसका मास है m और रेडियस है r, हमें उसके सेंटर पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है। तो इसका आंसर होगा -gm/r।
What is the value of gravitational potential at any point inside the hollow sphere? क्वेश्चन है कि एक होलो स्फीयर है जिसका मास है m और रेडियस है r। हमें यह बताना है कि उसके अंदर के किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो इसका आंसर है -gm/r। इसके अंदर दिखाए गए सभी पॉइंटों पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू -gm/r ही रहेगी। इवन दिखाए गए पॉइंट ही नहीं, इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी -gm/r। What is the value of gravitational potential at the surface of hollow sphere? क्वेश्चन है कि एक होलो स्फीयर है जिसका मास है m और रेडियस है r। आपको यह बताना है कि इसके सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो इसका आंसर है -gm/r। What is the value of gravitational potential outside the hollow sphere? क्वेश्चन है कि एक होलो स्फीयर है जिसका मास है m और रेडियस है r। एक P पॉइंट है जो कि इस होलो स्फीयर के आउटसाइड है, यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो इसका आंसर है -gm/r। यहां पर ये जो स्मॉल r है ये है होलो स्फीयर के सेंटर और P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ड्रॉ V वर्सेस R ग्राफ इन केस ऑफ होलो स्फीयर। क्वेश्चन है कि होलो स्फीयर के केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्सेस R का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए इसका ग्राफ ऐसा होगा। पहली बात तो ये कि इस ग्राफ को नीचे इसलिए बनाया गया है क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होलो स्फीयर की वजह से हमेशा ही नेगेटिव होता है। अब देखिए 0 से लेके कैपिटल R तक, R इक्वल टू 0 से लेके R इक्वल टू कैपिटल R तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू -gm/R रहेगी। होलो स्फीयर के अंदर सेंटर से लेके सरफेस तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू -gm/R ही रहती है। फिर उसके बाद जब हम सरफेस से आगे जाते हैं तो और अगर नेगेटिव साइन को हम कंसीडर ना करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू घटती जाती है और घटते घटते 0 हो जाती है। तो यहां पर भी ग्राफ की हाइट घट रही है और घटते घटते 0 हो जा रही है, इन्फिनिटी पर जाने के बाद 0 हो जा रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यही वाला ग्राफ होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्सेस R का ग्राफ इन केस ऑफ होलो स्फीयर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आउटसाइड ए सॉलिड स्फीयर? क्वेश्चन है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है m और रेडियस है कैपिटल R। हमें बाहर एक P पॉइंट दिया गया है जो कि सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। इस P पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है। तो इसका आंसर होगा -gm/r। होलो स्फीयर के केस में भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आउटसाइड यही रहता है। What is the value of gravitational potential at the surface of solid sphere? क्वेश्चन है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है m और रेडियस है r। हमें उसके सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा -gm/R। यहां पर कैपिटल R है रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। What is the value of gravitational potential at the center of a solid sphere? क्वेश्चन है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है m और रेडियस है r। हमें उसके सेंटर पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। तो इसका आंसर होगा -3/2 टाइम्स ऑफ gm/R। यहां पर कैपिटल R है रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, यानी कि जो सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है उसका 1.5 गुना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है सेंटर पर। What is the value of gravitational potential at any point inside the solid sphere? क्वेश्चन है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है m और रेडियस है r। हमें यह बताना है कि अंदर एक P पॉइंट है जो कि सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पर है। हमें इस P पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा यह बताना है। तो इसका आंसर होगा -gm/3r² -r² डिवाइड बाय 2r³। इसमें स्मॉल r है P पॉइंट और सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर के बीच का गैप, और कैपिटल R है रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ड्रॉ V वर्सेस R ग्राफ इन केस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर।
क्वेश्चन है कि सॉलिड स्फीयर के केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए इसका ग्राफ ऐसा होगा। हमें पता है कि सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है -gm/R। यहां पर भी वही दिखाया गया है। हमें पता है कि सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है सरफेस का 1.5 गुना, यानी कि 3/2 टाइम्स ऑफ -gm/R। ये भी यहां पर दिखाया गया है। सेंटर से लेके सरफेस तक जाने पर अगर हम लोग माइनस साइन को भूल जाए तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होगा। यहां पर भी जो ग्राफ की हाइट है वो डिक्रीज हो रही है। सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक जाने पर अगर हम लोग माइनस साइन को भूल जाएं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होगा। यहां पर भी ग्राफ की हाइट डिक्रीज हो रही है। अब सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल के घटने का जो रेट है वो अलग है और सरफेस से लेके इंफिनिटी तक पोटेंशियल के घटने का रेट अलग है, यानी कि फंक्शन अलग अलग है। तो यहां पर भी दोनों कर्व्स की नेचर अलग अलग है। इंफिनिटी पर जाने के बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 हो जाएगा। इस ग्राफ के अंदर भी इंफिनिटी पर जाने के बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सॉलिड स्फीयर के केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ ठीक ऐसा ही होगा। डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट। इसका आंसर होगा, मान लीजिए कि एक एजेंट है वो इंफिनिटी से लेकर P पॉइंट तक एक स्मॉल m का मास कांस्टेंट स्पीड से लेकर आता है। तो उस मास को लेकर आने में उसे जो वर्क करना पड़ेगा उस वर्क के अमाउंट को ही इस पोजीशन के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अगर वो स्मॉल m का मास एजेंट लेकर आता है कैपिटल M मास की प्रेजेंस में, तो ऐसे केस में उसे वर्क कितना करना पड़ता है, और यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -G(M)(r). दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय एन एजेंट टू टेक ए मास स्मॉल m फ्रॉम इंफिनिटी टू ए P पॉइंट विद कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट फॉर दैट मास। What is the relation between gravitational potential and gravitational potential energy? इसका आंसर होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसको लिखा जा सकता है U इज इक्वल टू M इंटू V। यहां पर U है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और V है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। What is the unit and dimension for gravitational potential and gravitational potential energy? इसका आंसर होगा, यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है जूल, डायमेंशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mL/T-2, यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जूल पर केजी एंड डायमेंशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल L/T-2। डिफाइन म्यूचुअल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका आंसर होगा, वर्क डन बाय एन एजेंट टू असेंबल द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 or more point masses is called mutual gravitational potential energy of the system. What is the formula for finding number of mutual pairs during calculation of mutual potential energy? जब हम म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो उस टाइम नंबर ऑफ म्यूचुअल पेयर्स कैसे निकालें? इसके लिए फॉर्मूला होता है n into n-1 divided by 2, where n is the number of point masses. How many vertex, face diagonal, body diagonal and edges are there in a cube? इसका आंसर है, वर्टेक्स होते हैं 8, फेस डायगोनल होते हैं 12, बॉडी डायगोनल 4 एंड एजेस 12. When a body of mass m0 is at a height h from the surface of earth, then what is the gravitational force acting on body? क्वेश्चन है कि अर्थ के सरफेस से अगर एक बॉडी को h हाइट पर रख दिया जाए तो वो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगी? तो इसका आंसर है g me m0 upon r plus h का होल स्क्वायर. यहां पर m ये मास ऑफ अर्थ, m0 है मास ऑफ द बॉडी, r ये रेडियस ऑफ अर्थ और h है हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ.